लेट नहीं। चलिए आज हो रहा है, अब प्ले लिस्ट बना देंगे भैया। लुसेंट केमिस्ट्री जो है ना, आज हो रहा है शुरू से। इसका एक अलग प्ले लिस्ट रहेगा, आप लोग ज़रूर इस वीडियो को सुनिए। आप लोग जितना देर में बकवास क्वेश्चन लुसेंट में पढ़िएगा, उससे अच्छा है एक बार मेरा वीडियो ज़रूर सुन लीजिएगा। एग्ज़ाम में आपको अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो छूटेगा नहीं, इतना विश्वास रखिए। चलिए ज़्यादा ना कुछ बोलते हैं, काम करते हैं, बोलना कम है, बातें ज़्यादा करना है। चलिए वाह, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ें, बोल तो दीजिए। चलिए रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? मिस्र से हुआ है। मिस्र के शब्द क्रीमिया से। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के शब्द क्रीमिया से हुआ है। क्रीमिया कहाँ का शब्द है? मिस्र का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मिस्र में क्रीमिया का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हाँ, लेवाइसियर को। किसे कहते हैं? लेवाइसियर को या लेवोसियर को, जो बोलना है बोलिए। रसायन विज्ञान का जनक कौन? लेवोसियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताएगा सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलके बने हैं। ये बात सबसे पहले किसने कहा था? महान ऋषि कणाद ने। किसने कहा था? महान ऋषि कणाद ने। इस सूक्ष्म कण को बोला था परमाणु। यानी परमाणु के विषय में, परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कण से बने हैं, सबसे पहले किसने बोला था? महान ऋषि कणाद। हमारे ऋषि मुनि सिर्फ भविष्यवाणी ही नहीं करते हैं, वैज्ञानिक ही हैं। हमारे ऋषि से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा भौतिक पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? भौतिक आधार पे पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? वो 3 भाग क्या क्या है? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। बताइएगा, आप लोग बताइएगा यौगिक शुद्ध पदार्थ है कि अशुद्ध? अरे ताली बजा दो रे, दे ताली। एक कंजूस मक्खी को ताली नहीं बजा रहे हैं आप लोग। चलिए यौगिक क्या है? शुद्ध पदार्थ है। चलिए मिश्रण क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। चलिए आपके लिए भी स्पेशल ताली। आप लोग ये सब कंजूस है, देखिएगा ना, सबका बीपी हाई हो जाएगा, पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। चलिए मिश्रण क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा एक कैरेट में कितना ग्राम होता है? एक कैरेट में कितना ग्राम होता है? याद रखिएगा, लुसेंट में लिख लीजिए 0.2 ग्राम। एक कैरेट में कितना होता है? 0.2 ग्राम लिख लीजिए। एक कैरेट में 0.2 ग्राम लुसेंट में लिखिए ना। एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम। चलिए जब जाइएगा ना, नहीं कहता है 24 कैरेट का सोना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। बताइए एक पदार्थ का नाम बताइए जो तीनों अवस्था में रहता है। जल। वाह मेरे शेर से नहीं हिला दे रहे हैं। जल, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में रहता है। ठीक ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? कोई बता सकते हैं? ऐसे ना बोल सकते हैं। जो ठोस से डायरेक्ट बदल जाए गैस में, उस विधि को कहते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। ऐसे सुनिए, पहले अगर हम ठोस को गर्म करते हैं तो पहले बदलता है द्रव में, फिर द्रव से बदलता है गैस में। लेकिन अगर ठोस से डायरेक्ट बदल जाए गैस तो उस विधि को कहते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। हाँ, सब्लिमेशन कहते हैं। बात समझे? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है
कपूर, हाँ हाँ, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, ठीक ना, ये सब है इसका एग्जाम्पल, ठीक ना। आयोडीन भी है, आयोडीन भी है, बेंजोइक एसिड भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन है? बोस-आइंस्टाइन। भैया वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, मज़ा आएगा, आप लोग लुसेंट पढ़ना सीखिएगा, एकदम क्रीम क्वेश्चन। चलिए चलिए, ये हो गया तत्व, आप लोग पढ़ लीजिएगा तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, ये सब तो इजी की चीज़ है। समांग मिश्रण क्या है, विषमांग मिश्रण क्या है, ये सब बकवास है। चलिए अब आते हैं पृथ्वी पे पाए जाने वाले प्रमुख तत्व, बताइएगा। पृथ्वी के भूपटल में ऑक्सीजन कितना? 40.60। भूपटल पर ऑक्सीजन कितना? लेकिन सिलिकॉन कितना? हाँ 27.72। एल्युमिनियम कितना? 8.13। और लोहा कितना? 5%। बस इतना का याद रखेगा, इतना का याद रखेगा। और याद रखेगा भूपटल का 99% भाग 10 तत्वों से मिलकर बना है। भूपटल का 99% भाग 10 तत्वों से मिलकर बना है। अब देखिए भूपटल पर सबसे ज़्यादा क्या है? भूपटल पर सबसे ज़्यादा क्या है बताइए? भूपटल पे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है? हाँ सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने धातु क्या है? एल्युमिनियम। बात समझ कितना? 8.83%। उसके बाद आता है लोहा 5%। बात समझे? उसके बाद लोहा। सबसे ज़्यादा धातु भूपटल पर क्या है? एल्युमिनियम। तब है लोहा। इसीलिए एल्युमिनियम का बर्तन का दाम भी कम है, नहीं है? एल्युमिनियम का बर्तन का दाम कम है, कम में है, कम में है, कम है। देखिएगा चलिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन कितना परसेंट? 65%। हमारे शरीर में ऑक्सीजन। कार्बन कितना? 18। कार्बन कितना? 18। हाइड्रोजन कितना? 10। हाइड्रोजन कितना? नाइट्रोजन। इतना का याद रखेगा बढ़िया से। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन, 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 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 3, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, चलिए हाइड्रोजन। चलिए हमारा शरीर जो है ना, चलिए हमारे शरीर में 1 2 3 4, चलिए ठीक है, ये प्रमुख रूप से याद रखिएगा इतना का, ठीक ना। ऐसे ही याद रख लीजिएगा। कैल्शियम 20%, कैल्शियम 2%, कैल्शियम 2%। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा रवाकरण में, ध्यान से सुनिएगा, रवाकरण में कार्बनिक पदार्थ को अलग करते हैं या अकार्बनिक पदार्थ को? रवाकरण में अकार्बनिक पदार्थ, रवाकरण में अकार्बनिक पदार्थ, ठीक ना। चलिए रवाकरण में किसे अलग करते हैं? अकार्बनिक पदार्थ जो होता है, ठोस होता है या द्रव होता है या गैस होता है? ठोस होता है। अकार्बनिक ठोस को रवाकरण विधि से अलग करता है। बताइएगा, बताइएगा। अशुद्ध अकार्बनिक ठोस में क्या मिलाया जाता है? विलायक मिलाया जाता है। हाँ विलायक क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि अशुद्ध जो है ना अकार्बनिक पदार्थ उसमें घुल जाए, उसमें घुल जाए, ठीक ना। और घुलने के बाद उसको कीप के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म करने से अलग होता है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बताइएगा। आसवन विधि में द्रव का क्वथनांक के बीच अंतर कम होता है या अधिक होता है? अधिक होता है। आसवन विधि में दो द्रवों के क्वथनांकों के बीच का अंतर क्या होता है? अधिक होता है। बात समझे कि नहीं? फिर से बोलते हैं, आसवन विधि में दो द्रवों के क्वथनांकों के बीच अंतर क्या होता है? अधिक होता है, ठीक ना। यानी कि अधिक क्वथनांक वाले
को किस विधि से अलग करते हैं? आसवन विधि से। किस विधि से अलग करते हैं? आसवन विधि से। बताइए, आसवन विधि का प्रथम भाग क्या कहलाता है? प्रथम भाग में क्या होता है? वाष्पीकरण। प्रथम भाग में क्या होता है? वाष्पीकरण। और द्वितीय भाग में क्या होता है? संघनन। यानी कि आसवन विधि का प्रथम भाग है वाष्पीकरण। पहले गर्म करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको ठंडा करेंगे। और दोनों द्रवों के क्वथनांक के बीच अंतर क्या होना चाहिए? उच्च अधिक होना चाहिए, अंतर अधिक होना चाहिए आसवन विधि में। चलिए, उद्पादन विधि हम पढ़ लिए हैं। अब आता है आंशिक आसवन। आंशिक आसवन में द्रवों के बीच क्वथनांक का अंतर कम। द्रवों के बीच क्वथनांक का अंतर कम। नामे है आंशिक, अंश है, कम है। बात समझे? आंशिक मतलब अंश है, कम है। बात समझे? आसवन में क्वथनांकों के बीच अंतर अधिक, आंशिक आसवन में कम, क्वथनांकों के बीच अंतर कम। चलिए, अब पूछेगा डीजल को कैसे शुद्ध करते हैं? आंशिक आसवन। डीजल को कैसे अलग करते हैं? सुनिए, जो कच्चा पेट्रोल है ना, जो कच्चा पेट्रोल है, उसी कच्चा पेट्रोल से पेट्रोलियम भी प्राप्त करते हैं, उसी से डीजल भी प्राप्त करते हैं। बात समझ? उसी से प्राकृतिक गैस भी प्राप्त करते हैं। बात समझेंगे नहीं? आएंगे अभी सब्र कीजिए बउआ, सब्र कीजिए, ठीक ना? चलिए, बात समझे कि नहीं? पेट्रोल, डीजल, मिट्टी, तेल, कोयता, ये सब किस विधि से अलग करते हैं? आंशिक आसवन विधि से। आंशिक आसवन। अब आइए, वन लेखन नहीं पढ़ना है, उसको पढ़िएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। पेन ले लीजिए हाथ में, जो बोलेंगे लिख दिए हैं। अरे वाह, ताली बजा रहे होनहार बच्चा के लिए। हाँ, अच्छा, यो कोई नहीं लिख ले के जे लिख ले, सबके लिए ताली, सबके लिए ताली, जे लिख ले हैं। चलिए, हाँ, वन लेखन में क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? रंगों के, विभिन्न रंगों को अलग किया जाता है, ठीक ना? क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? विभिन्न रंगों को अलग किया जाता है। चलिए आगे बढ़िए। अब आते हैं, आसवन विधि जान गए, आंशिक आसवन जान गए, क्रोमेटोग्राफी जान गए। अब हम पढ़ते हैं भाप आसवन। अब पढ़ते हैं भाप आसवन। इसको अलग करते हैं। सबसे पहले कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। भाप आसवन में किसे? कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। कार्बनिक मिश्रण को सुनो पहले। भाप आसवन में क्या कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ। अब वो कार्बनिक पदार्थ जो जल में अघुलनशील होता है। बस समझे? भाप आसवन में उसे हम शुद्ध करते हैं या अलग करते हैं जो जल में अघुलनशील, लेकिन भाप में घुलनशील। जल में नहीं घुलेगा, लेकिन भाप में घुल जाएगा। बात समझे ना? जल में अघुलनशील है, लेकिन भाप में घुलनशील है। उसे हम अलग करते हैं भाप आसवन विधि से। जैसे हो गया एसीटोन, ओके ना? एसीटोन यहाँ है, हाथ निकलवा। सबके पास होबे करेगा, सबके पास है, सबके पास। एक बीच वाले के पास नहीं है, सबके पास है। देखिए, उसके पास नहीं है, सबके पास है। हाँ, उसमें एसीटोन रहता है। हाँ, छोड़ाया जाता है एसीटोन से। हाँ, एसीटोन से छोड़ा जाएगा, ठीक ना? समझे कि नहीं? मेथिल अल्कोहल मेथिल है, वही उसी को कहते हैं मेथिल अल्कोहल। एसीटोन हो गया, मेथिल अल्कोहल होगा। इस सब को किस विधि से? भाप आसवन में किसे? कार्बनिक यौगिक को, जो जल में अघुलनशील, जल में, लेकिन भाप में क्रिस्टल क्लियर। कोई यहाँ आने के पहले एक बच्चा था, मेरा कोई स्टूडेंट था कि चलिए आगे बढ़ो। हाँ, चलिए अब आते हैं द्रवणांक, मेल्टिंग पॉइंट। बताइए, नामे है क्या? द्रवणांक, यानी कि ठोस को द्रव में बदलना।
ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में बदलना, ठोस को जब गर्म करेंगे तो द्रव में बदलेगा, ठीक ना। लेकिन एक बात बताइए, आप लोग नीचे नहीं देखिएगा, ठीक ना, इधर देखिए तरीका, ठोस से द्रव में बदलेगा, ठोस से द्रव में बदलेगा, और हम इधर से गैस का जो है ना एकदम फुल गैस कर दिए हैं, अब पानी में लगा दिए हैं थर्मामीटर, एकदम पूरा गैस को जो है ना बढ़ा दिए हैं, ठीक ना। और ठोस को, जैसे मान लीजिए बर्फ़ को हम पिघला रहे हैं, बर्फ़ को पिघला रहे हैं, तो बताइए टेम्परेचर में अंतर होगा या नहीं होगा? एकदम नियत रहेगा। जब तक बर्फ़ जो है ना पानी में नहीं बदल जाएगा पूरा, तो आप कितनों गैस हवा को बढ़ाइएगा ना, उसका टेम्परेचर उतने रहेगा। कहने का मतलब ठोस से द्रव बदलने की क्रिया के बीच तापमान क्या रहता है? नियत रहता है। बात समझें, टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ओके ना। अब फिर द्रव से गैस में भी बदलिएगा तो तापमान क्या रहेगा? नियत रहेगा। बात समझे कि नहीं? हाँ हाँ, बात समझे कि नहीं? उसे कहते हैं वाष्पन। उसे क्या कहते हैं? वाष्पन। उसे क्या कहते हैं? वाष्पन। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एटीएम वाला, अगला क्वेश्चन एटीएम वाला, ठीक ना। दाब नहीं बोले, ठोस को द्रव में बदलेंगे, ठीक, और द्रव को गैस में भी बदलेंगे तो उसका टेम्परेचर नियत रहेगा। चलिए कांस्टेंट बताइए। अशुद्धि के उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रवनांक दोनों कम हो जाता है। जैसे आप अशुद्धि मिलाइएगा तो द्रवनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। द्रवनांक और हिमांक का हो जाएगा कम। इसीलिए जो आइसक्रीम वगैरह बनाया जाता है, आइसक्रीम में देखिएगा नमकीन रहता है, हैं? हाँ, नमक मिला देने पे जल्दी बर्फ़ जो है ना पिघलता नहीं है, जल्दी बर्फ़ पिघलता नहीं है, क्योंकि उसका हिमांक कम हो जाता है, उसका हिमांक कम हो जाता है। आप लोग तो इसका महानता है, दाल नहीं सींचता है तो वो वहाँ भी होता है। सब दाल नहीं सींचता है तो उसमें क्या दे देते हैं? तेल दे देते हैं। तेल देने के बाद क्या होता है? उसका क्वथनांक, हाँ, तेल डाल देता है। बात समझे? वो आगे हम पढ़ाएंगे, चलिए बात समझ में आएगा ना। हाँ, अशुद्धि मिलाने पे द्रवनांक और हिमांक क्या हो जाता है? अच्छा एक बात, द्रवनांक को बदल दिए द्रव में बदलना, हिमांक मतलब क्या होता है? बर्फ में बदलना। हिम मतलब, बात समझे, जैसे जल जो है ना, जल जम जाएगा तो कौन चीज़ में बदल जाएगा? बर्फ में, तो उसको क्या कहेंगे? हिमांक। क्या कहेंगे? हिमांक। चलिए अब आइए अशुद्धि हो गया। द्रवनांक पे दाब का प्रभाव, द्रवनांक मतलब द्रव में बदलना। बताइए पदार्थ का द्रवनांक दाब बढ़ाने पे क्या होगा? लेकिन किसका बढ़ेगा? सबका नहीं बढ़ेगा। पदार्थ का द्रवनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है जिसका आयतन गलने पे बढ़ जाएगा। कुछ पदार्थ होता है जो गलने के बाद उसका आयतन बढ़ जाएगा और कुछ का आयतन घट जाएगा। जैसे मोम है, मोम जो है ना पिघलने के बाद उसका आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब बर्फ का आयतन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बर्फ का आयतन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक ना। तो पदार्थ के द्रवनांक दाब बढ़ाने पर घटता है। दाब बढ़ाने पर घटता किसका है? जिसका गलने पे आयतन घटेगा। याद रखिएगा, सुनिएगा, गलने पे आयतन घटेगा तो दाब बढ़ाने पे उसका गलनांक भी कम होगा। गलने पे आयतन बढ़ेगा तो उसका दाब बढ़ाने पे क्वथनांक भी बढ़ेगा। बात समझे ना? बात समझे कि नहीं? द्रवनांक, सॉरी क्वथनांक बोल दें, द्रवनांक। नहीं समझे ना? हाँ, नहीं समझे? एकदम दिमाग को शांत कीजिए, अब प्रेम से सुनिए, ठीक ना। किताब को मत देखिए द्रवनांक है, हाँ, कोई ठोस है, अगर वो द्रव में बदलेगा तो इस विधि को, ठोस को द्रव में बदलने के विधि को क्या कहते हैं? द्रवनांक। बात समझेंगे ना। तो ठोस है, कोई ठोस है, वो दो प्रकार के होते हैं। कोई ठोस पिघलने के बाद द्रव में बदलने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, कुछ का आयतन घट जाता है। बात समझे?
पिघलने के बाद कुछ का आयतन बढ़ जाएगा, कुछ का आयतन घट जाएगा। जैसे आप मोम को पिघलाइएगा तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझे, जिसका आयतन बढ़ जाए उसका दाब देने पे उसका द्रव्यनांक भी बढ़ेगा। बात समझे कि ना, जो पिघलने पे, द्रव में बदलने पे जिसका आयतन बढ़ता है उसका दाब बढ़ाने पे द्रव्यनांक भी बढ़ेगा। और जो घटता है, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ पिघलने के बाद उसका आयतन क्या हो जाता है, कम जाता है। आयतन क्या हो जाता है, कम जाता है। तो उसका दाब बढ़ाने पे उसका द्रव्यनांक कम हो जाएगा। बात समझे, बढ़ने वाले का बढ़ेगा, कम होने वाले को कम हो। बढ़ने वाले में एग्जाम्पल है मोम और कम होने वाले में एग्जाम्पल है बर्फ़। क्रिस्टल क्रिया। बात समझे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझा तो देंगे ही, रो के समझिए या हंस के समझिए। बात समझे। अब आइए गलने और जमने पे आयतन में परिवर्तन, ठीक ना। अधिकांश पदार्थ गलने पे आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अधिकांश पदार्थ का गलने पे आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब कुछ जो है ना पिघलने पे आयतन सिकुड़ते हैं, कम होते हैं। जैसे हो गया ढलवा लोहा, बर्फ हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मत हो गया, पीतल हो गया, ये सब का आयतन क्या होता है, कम हो जाएगा। ये सब का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मुद्रण धातु के रूप में किस प्रकार के पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे, जिसका आयतन बढ़ने वाला या आयतन कम होने वाला को। हाँ, बढ़ने वाले को मुद्रण धातु के रूप में जमने पर जिसका आयतन बढ़ता है उसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए बताइएगा, अशुद्धि मिलाने पे गलनांक कम होता है, घट जाता है या बढ़ता है। हाँ, गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। अशुद्धि मिलाने पे गलनांक क्या होता है, अशुद्धि मिलाने पे गलनांक क्या होता है, अशुद्धि मिलाने पर गलनांक क्या होता है, घट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा वाष्पन क्या है, वाष्पन क्या है। सुनिए पहले, किताब मत देखिए, किताब मत देखिए। वाष्पन क्या होता है, आप वाष्पन की प्रक्रिया को देख नहीं सकते हैं, वाष्पन की प्रक्रिया को देख नहीं सकते हैं। चलिए, आप लोग कभी अनुभव किए हैं गर्मी के मौसम में आपके तालाब का पानी कहाँ चल जाता है, हैं? तो वाष्प में बदल जाता है। क्या आप वाष्प में बदलते उसको देखते हैं? आप घर में जो पानी गर्म करते हैं तो खोलते देखते हैं, भाप निकलते देखते हैं, लेकिन क्या आपने तालाब का पानी को भाप उड़ते हुए देखते हैं? बात समझे, देखे हैं ना, नहीं ना देखे हैं। चलिए, ये होता है वाष्पन। ये क्या होता है, वाष्पन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्प। आप जो पानी को गर्म करते हैं, आप पानी को जो गर्म करते हैं और जो भाप बनता है वो होता है वाष्पीकरण। वो क्या होता है, वाष्पीकरण। तो अब इस वाष्पन को समझिए, वाष्पन को समझिए। कोई भी द्रव, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी द्रव अगर वाष्प में बदलता है अपने क्वथनांक से कम तापमान पे, कोई द्रव वाष्प में बदलता है अपने क्वथनांक से कम तापमान पे, उस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पन। बात समझे ना। अब देखिए, क्यों, हाँ, कोई भी द्रव वाष्प में बदल रहा है, द्रव बदल रहा है किसमें, वाष्प में, अपने क्वथनांक से कम तापमान पर, अब कैसे तो समझ लीजिए। जैसे जल जो है ना, द्रव से वाष्प में बदलता है कितना, 100 डिग्री पे। कितना पे, जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। बात समझे, यानी कि 100 डिग्री टेम्परेचर दीजिएगा तो जल बदल जाएगा कौन चीज़ में, वाष्प में। बात समझे ना। हाँ, लेकिन वाष्पन के लिए क्या है, वो 80 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री पर ही जो है ना वो क्या हो जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। बात समझे कि नहीं। उस जैसे ऊपरी परत हल्का सा गर्म हुआ, धीरे धीरे वाष्प में बदल। बात समझे कि नहीं यार। और वाष्पीकरण में क्या होता है, नीचे से गर्म होता है, और वाष्पन में क्या होगा, ऊपरी परत से गर्म होगा और पानी धीरे धीरे उबलेगा। बात समझे कि नहीं, समझ में आ गया। वो अपनी क्वथनांक से कम तापमान पर, एक मतलब जो नहीं, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। बात समझे ना, कोई दिक्कत। चलिए, आपको खुश रखना मेरा धर्म है।
नहीं तो फिर आप क्या क्या करने लगते हैं, बोलते हैं जल। चलिए, हाँ कर्तव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्वथनांक जितना कम होगा, क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया अधिक होगा या कम होगा? हाँ, क्वथनांक जितना कम होगा उसकी वाष्पन उतनी ही अधिक तेजी से होगा। जिसका क्वथनांक जितना कम होगा उसमें वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक होगी तेजी से, ठीक ना। बताइए, द्रव का ताप अधिक होने पर, ध्यान, पहला क्वेश्चन क्या सुने, क्वथनांक जितना कम होगा, क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतने तेजी से होगी। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी तेजी से होगी। अब आगे बढ़ते हैं। द्रव का ताप, द्रव का ताप अधिक होने पे, द्रव का ताप अधिक होने पे वाष्पन अधिक होगा या कम होगा? अधिक होगा। द्रव का ताप जितना अधिक होगा, द्रव का ताप जितना अधिक होगा उसमें वाष्पन उतना ही अधिक होगा। चलिए अब आइए खुला पृष्ठ, जिसका पृष्ठ, जिसका क्षेत्रफल खुला है, जिसका क्षेत्रफल खुला है उसमें वाष्पन अधिक होगा या कम होगा? अधिक तेजी से होगा। समझ लीजिए, ये कभी नहीं याद कीजिएगा। एक गिलास में है, देखिए अब समझिए, चाय जो है ना कप में देना चाहिए या कटोरी में देना चाहिए? हाँ, नहीं, प्लेट में देना चाहिए। नहीं, देखिएगा आप लोग होटल वगैरह में जाइएगा ना तो कप में दिया चाय, नीचे प्लेट देता है, क्योंकि देखिए ये इसका कप ऐसे है ना तो उसका एरिया कम हुआ ना, एरिया कम है तो उसका जो है ना वाष्पन भी क्या होगा? कम होगा। वाष्पन क्या होगा? अब एरिया प्लेट है तो एरिया क्या हो गया? बढ़ गया, तो वाष्पन भी क्या होगा? अधिक होगा। यानी कि वाष्पन जितना तेजी से होगा उतना जल्दी ठंडा होगा। ओके, बात समझे कि नहीं है? उसी के लिए दिया है। बहुत लोग जो है ना चाय मूवी वगैरह में देखिएगा ना तो कप से नहीं पीता है, बहुत लोग जो है ना प्लेट से पीता है, ठीक ना। हम पहले नहीं जानते थे, हम ऐसे ही पीते थे ठंडा करने के लिए, तब से। हाँ सही है, हम जानते नहीं थे, अब जब से जाने ना तो अच्छा करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ठंडे करके पीते हैं। आगे बढ़े, चलिए कहाँ हम भूल गए थे हम। चलिए भैया, कुछ देर हो गया, हम लोग में गपशप हो गया, सॉरी इसके लिए आपको। चलिए बात समझ में आ गया ना? जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वाष्पन उतना ही अधिक तेजी से होगा। चलिए अब बोलिए, अब चलते हैं द्रव के पृष्ठ पे। द्रव का पृष्ठ वायु बदलने पे वाष्पन तेज होगा। याद रखिएगा, द्रव का पृष्ठ वायु बदलने पे वाष्पन क्या होगा? तेज होगा। वायु बदलने पे वाष्पन क्या होगा? तेज होगा। द्रव के पृष्ठ पे एक बात बताइए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव के पृष्ठ पे वायु का दाब जितना कम होगा वाष्पन उतने तेजी होगा। यानी कि द्रव के पृष्ठ पर अगर दाब अधिक होगा, द्रव के पृष्ठ पे दाब अधिक होगा तो वाष्पन क्या होगा? कम। और दाब कम होगा तो वाष्पन अधिक। बात समझे ना? दाब अधिक देंगे तो वाष्पन कम, और दाब कम देंगे तो वाष्पन अधिक। इसीलिए अगर किसी को प्रेशर कम दीजिएगा तो उड़ेगा ज़्यादा। हाँ, जिसको प्रेशर ज़्यादा दीजिएगा, जिसके घर में ज़्यादा प्रेशर रहता है तो तुरंत घर पहुँचेगा। जिसका कोई प्रेशर नहीं आराम से जाएंगे, ठीक ना। सही बात है। देखिए केमिस्ट्री कहाँ कहाँ लागू हो रहा है, फिजिक्स कहाँ कहाँ लागू हो रहा है, सब आम जीवन में भी लागू हो रहा है, ठीक ना। इसलिए ज़्यादा आज़ादी भी जो है ना हानिकारक होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक होता है क्या? जिस ताप पे कोई द्रव वाष्प में बदल जाए उस ताप को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बताइए, दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है या घटता है? हाँ, दाब बढ़ाने के क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। दाब घटाने से क्या होगा? घटेगा। दाब बढ़ाने से क्या होगा? बढ़ेगा। घटाने से क्या होगा? घटेगा। बात समझे? याद रखिएगा। इसीलिए अब बताइए, जब हम ऊंचाई पे जाते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है?
जब ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम। ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम। इसलिए पहाड़ों पर खाना बनाने में जल्दी बनेगा या लेट बनेगा? काहे कि उसका वायुमंडलीय दाब कम। ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम, तो क्वथनांक भी कम। क्वथनांक कम तो उसका ऊर्जा जो है ना कम मिलेगा, ऊर्जा उसको कम मिलेगा। ऊर्जा कम मिलेगा तो खाना क्या होगा? लेट से बनेगा। क्वथनांक जितना ज़्यादा है उतना जल्दी खाना बनेगा। बात समझे कि नहीं? चलते हैं, थोड़ा ट्रिकी सब कॉन्सेप्ट है इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक ना। चलिए, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1 हो गया कंप्लीट। चैप्टर नंबर 1 हो गया कंप्लीट। चलिए अब आइए परमाणु संरचना। फिर से हो रहा है ना, शुरू से हो रहा है ना। परमाणु संरचना। परमाणु क्या है? वह छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। तो परमाणु के विषय में क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। बात समझे? परमाणु क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, ठीक ना। चलिए, अणु क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, स्वतंत्र में रहता है। यौगिक वह छोटा से छोटा कण है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है। स्वतंत्र अवस्था में रहता है। ये क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था में। जैसे परमाणु से मिलकर क्या बना है? अणु। परमाणु से मिलकर क्या बना है? अणु, ठीक ना। परमाणु से मिलकर क्या बना है? अणु। बताइए। हाँ, परमाणु से। जैसे देखिए, जैसे ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं ना, ऑक्सीजन O2 लिखते हैं ना, तो ऑक्सीजन का एक O2 हुआ एक अणु, लेकिन ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 2 परमाणु है। बात समझे ना। ऑक्सीजन O2 हुआ ऑक्सीजन का एक अणु, ऑक्सीजन के एक अणु में उसके कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। चलिए, बताइएगा। तत्व के एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से गुना होता है। समझिएगा, कार्बन 12 का जो तुलना होता है ना 1/12 से, कार्बन 12 का तुलना होता है 1/12 से, और हाइड्रोजन से होता है तुलना 1.008 से। बात समझे ना। एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12 भाग से, कार्बन 12 के 1/12 भाग से, और हाइड्रोजन से 1.008 से तुलना होता है। चलिए बताइएगा, एक मोल का मान कितना होता है? 6.022 गुना 10 पे पावर 23। 10 पे पावर 23। एक मोल का मान कितना होता है? 6.022 गुना 10 पे पावर 23। इसी को कहते हैं एवोगाड्रो संख्या। इसी को कहते हैं एवोगाड्रो संख्या। बताइए, मोल को इकाई के रूप में कब स्वीकार किया? 1967 में। कब किया? 1967 में। कब किया? 1967 में। बताइएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1095 गुना 10 पे पावर -28 ग्राम। -28 ग्राम। कभी कभी अगर केजी में देगा तो -31 होगा, केजी में होगा तो -31 होगा। समझे कि नहीं? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? याद रखिएगा, उतना याद नहीं रखिएगा, 9.1 याद रखिएगा। 9.1 गुना 10 पे पावर -28 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुना 10 पे पावर -28 ग्राम। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन में। किसने किया है? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.6, ध्यान सुनिएगा, 1.6 गुना 10 पे पावर -24। याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग सेम होता है, 1.6 गुना 10 पे पावर -24 ग्राम, ठीक ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6 गुना 10 पे पावर -24 ग्राम। बताइएगा, प्रोटॉन का खोज किसने किया है? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। लेकिन न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। न्यूटन की खोज चैडविक कब किया है? 1932 में। कब किया है? 1932 में। बताइएगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया है? किसने किया है? मिलीकर्ण ने। किसने किया है? मिलीकर्ण ने। इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया है? मिलीकर्ण ने। किसने किया है? मिलीकर्ण ने। बताइएगा, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने? डी ब्रोगली ने। किसने किया है? पॉजिट्रॉन की खोज किसने हुआ? एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया है? एंडरसन ने। बताइएगा,
न्यूट्रिनो की खोज किसने किया? पाउली ने। न्यूट्रिनो की खोज किसने किया? पाउली ने। न्यूट्रिनो की खोज किसने किया? बताएगा। परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया है? रदरफोर्ड ने। परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया है? रदरफोर्ड ने। बताइएगा, परमाणु का जो नाभिकीय मॉडल दिया है रदरफोर्ड ने, उसके लिए बताइएगा किसका उपयोग किया था? सोने की पत्ती पे अल्फा कण का बौछार किया था। सोने की पत्ती पे अल्फा कण का बौछार किया था। यानी कि नाभिकीय मॉडल किसने दिया है? रदरफोर्ड में। नाभिकीय मॉडल किसने दिया है? रदरफोर्ड ने। उसने सोने की पतली परत पे अल्फा कण का बौछार किया है। सोने की पतली परत पे अल्फा कण का बौछार किया है। चलिए, हाँ उसमें गुजारा था बहुत सारा। बताइए, अब बताइए, जो अल्फा कण का बौछार किया तो बहुत सारे जो है ना रे जो है लौट गया। हाँ, और जहाँ से वो लौटा बहुत सारे पार हुआ और कुछ जो है ना लौटा। जहाँ से लौटा ना है उसे कहा नाभिक। उसे कहा नाभिक। उसे क्या कहा? नाभिक। जहाँ से लौटा उसे कहा नाभिक कहा। जहाँ से लौटा उसे कहा नाभिक, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। बताइएगा, परमाणु की त्रिज्या कितना होती है? 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या कितना होता है? 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। और क्या नाभिक की त्रिज्या कितना होता है? 10 पे पावर माइनस 15 मीटर। परमाणु की त्रिज्या 10 पे पावर माइनस 10 मीटर और नाभिक की त्रिज्या 10 पे पावर माइनस 15 मीटर। चलिए बताइएगा, रदरफोर्ड का दोष क्या है? सुनिए यार सुन लीजिए यार, ये पूछता है रदरफोर्ड का दोष क्या है? कि परमाणु की अस्तित्व का व्याख्या नहीं कर पाया। रदरफोर्ड का दोष क्या है? परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, ठीक ना। और इलेक्ट्रॉन के संरचना के बारे में भी नहीं बता पाया। बात समझे, उसके अस्तित्व का ही पता नहीं लगा पाया तो इलेक्ट्रॉन के संरचना का पता कहाँ से लगा पाएगा, ठीक ना। बात समझे। अब परमाणु संख्या किसे कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को कहते हैं हम द्रव्यमान संख्या। चलिए, मुख्य क्वांटम संख्या को कौन सी सूचित करते हैं? एन से। कौन सी सूचित करते हैं? एन से। मुख्य क्वांटम संख्या कौन सी सूचित करते हैं? एन से। बताइएगा, क्वांटम संख्या कुल कितने होते हैं? 4। क्वांटम संख्या कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक ना। बताइएगा, मुख्य क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को, एनर्जी को बताता है। इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को बताता है, ऊर्जा स्तर को बताता है। इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को, ऊर्जा स्तर को बताता है। बताइएगा, द्विगांशिक क्वांटम संख्या को कौन सी सूचित करते हैं? एक सुनिए, पहले एक कोई एग्जाम में डायरेक्ट हेडिंग से इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक ना। मुख्य क्वांटम को कौन सी सूचित करते हैं? यही क्वेश्चन पूछ दिया था, बस समझे। यही क्वेश्चन हेडिंग से पूछ दिया, नहीं ना, वहीं फंस जाता है। आप रट के गए इसके अंदर, फिर पूछ दिया क्या द्विगांशिक क्वांटम संख्या कौन सी? इस पर कोई ध्यान नहीं देता। एल से सोचबे नहीं करता, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा। हेडिंग से ही क्वेश्चन पूछ दिया था। मुख्य क्वांटम संख्या को कौन सी से? एन से। द्विगांशिक क्वांटम संख्या को एल से। ये बताता है, द्विगांशिक क्वांटम संख्या बताता है कक्षक को, ऑर्बिट को बताता है। कौन सी बताता है? ऑर्बिट को। कौन सी बताता है? ऑर्बिट को, ठीक ना। अब बताइए, एल का न्यूनतम मान कितना होता है? 0। एल का न्यूनतम मान कितना होता है? 0। इसका अधिकतम मान कितना होता है? n-1। अधिकतम मान कितना होता है? n-1। चलिए बताइएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या कौन सी सूचित करते हैं? m से। कौन सी सूचित करते हैं? m से, ठीक ना। ये उप कक्षा के कक्षकों को बताता है। उप ऊर्जा के कक्षकों को बताता है, ठीक ना। अच्छा, एक बताइए, एक और क्वेश्चन छूट गया था। द्विगांशिक क्वांटम संख्या कैसी आकृति प्रदर्शित करती है? त्रिविमीय। कैसी आकृति? त्रिविमीय। कैसी आकृति? त्रिविमीय। बताइए, चुंबकीय क्वांटम संख्या को कौन सी सूचित करते हैं? m से। कौन सी से? m से। बताइएगा, बताइएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करता है? कक्षकों को, ठीक ना। एक से अधिक कक्षक को, एक से अधिक कक्षकों को, ठीक ना। बताइएगा, m का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? नहीं, -L से
प्लस एल तक, माइनस एल से प्लस एल तक, माइनस एल से प्लस एल तक, ठीक ना। हाँ? अरे मान लो ना, ठीक ना, माइनस पहले माइनस लेंगे पहले तब ना प्लस, यार मतलब तुम अच्छा ठीक है, प्लस एल से लेके माइनस एल तक, ओके ओके ना। हाँ, एल तो एल नहीं पढ़े, द्विगांशी क्वांटम संख्या, इसको हम कभी समझाएंगे बोर्ड पे, बहुत अच्छा से इसको समझा देंगे कभी। अभी आप थ्योरेटिकल याद कर लीजिए, बोर्ड पे हम समझा देंगे बहुत अच्छा से। चक्रण क्वांटम संख्या कौन चीज़ से सूचित करते हैं? एम एस से। कौन चीज़ से? एम एस से। ये बताता है इलेक्ट्रॉन की कक्षक की दिशा, इलेक्ट्रॉन के कक्षक की क्या बताता है? दिशा। इलेक्ट्रॉन के कक्षक की क्या बताता है? दिशा। इलेक्ट्रॉन के कक्षक की क्या बताता है? दिशा। बताइए अपवर्जन का नियम किसने दिया है? पाउली ने। अपवर्जन का नियम किसने दिया है? पाउली ने। अपवर्जन का नियम किसने दिया है? बताइएगा। अधिकतम बहुलता का नियम किसने दिया है? हुंड ने। अधिकतम बहुलता का नियम किसने दिया है? हुंड ने। और निष्ठा का सिद्धांत किसने दिया है? हाइजेनबर्ग ने। किसने दिया है? हाइजेनबर्ग ने। चलिए और ये भी ये लेते हैं। बताइएगा चट्टान की आयु ज्ञात करते हैं किससे? यूरेनियम 235। चट्टान की आयु ज्ञात करते हैं यूरेनियम 235। बताइएगा रक्त के थक्का का पता लगाने में किस समस्थानिक का यूज करते हैं? सोडियम 24। रक्त के थक्का पता लगाने में सोडियम 24। रक्त के थक्का का पता लगाने में सोडियम 24। बताइए रक्त कैंसर का नियंत्रण के लिए कोबाल्ट 60। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए कोबाल्ट 60। बताइए ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74। थोराइड ग्रंथि की जांच के लिए आयोडीन 131। थोराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन 131 समझता है। ल्यूकेमिया के उपचार के लिए फास्फोरस 32। फास्फोरस 32। और अरक्ता एनीमिया, सुनो इसका इंग्लिश नाम है, एनीमिया के रोग के लिए पता लगाने के लिए लोहा 59। चलते हैं, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक ना। बहुत सारा प्यार है आपको। लुसेंट जो है ना, आपको इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन करवाएंगे, आप जरूर सुनते रहिएगा, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो। जय हिंद, जय भारत। अपने वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद।